अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी सर, वालेकुम सलाम जी। आ रही है सर। लास्ट टाइम तक हमने यहाँ तक कवर कर दिया था, इस स्लाइड तक। जी जी, तो हम कंटिन्यू करते हैं इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट में। ये मैनेजमेंट क्यों स्टडी करनी चाहिए, या इस लेवल पर जो मैनेजमेंट हम स्टडी करेंगे उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं। मैनेजमेंट पढ़ने से हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन से हम कैसे डील कर सकते हैं, विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। Outside the organization as an investor and as a customer, we must know कि कोई organization किस तरह से function करती है और क्या उसका structure होता है, क्या उसकी layering होती है, किस तरह उसका managers मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ जब हम career start करेंगे तो obviously organizations का हिस्सा बनेंगे। उस organizations में हमें अपने supervisors के साथ किस तरह से relate करना चाहिए, अपने कोवर्कर्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेल्फ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पढ़ने से सेल्फ मैनेजमेंट के लिए मोटिवेशन जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए अपने अंदर। ये मैनेजमेंट तकरीबन हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन पर एप्लीकेबल होती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती हो, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाती हो, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम करती हो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह पर मैनेजमेंट एप्लीकेबल होती है। सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पर भी मैनेजमेंट काम कर रही होती है। हेल्थ सिस्टम्स में और रेगुलेटरी सिस्टम्स में भी मैनेजमेंट जो है वो रोल प्ले करती है। एक ब्रीफ सी इम्पोर्टेंस है कि मैनेजमेंट क्यों स्टडी करनी चाहिए, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, उसके बहुत ज़्यादा बात हो सकती है, लेकिन ब्रीफली इसमें तकरीबन तमाम चीज़ें कवर हो जाती हैं कि क्यों हमें मैनेजमेंट स्टडी करनी चाहिए और कहाँ कहाँ ये मैनेजमेंट एप्लीकेबल होती है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, हमने जिस तरह प्रीवियसली भी बात की थी कि चार मेन फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। ये चारों फंक्शंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में साइमल्टेनियसली काम कर रही हो। साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन पहले काम करेगा, दूसरा फंक्शन बाद में काम करेगा। चारों के चारों फंक्शन एक ही वक्त में काम कर रहे होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। और उसमें से एक फंक्शन प्लानिंग का है, जिस प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को सेट करती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने करना क्या है। फ्रेंड्स, एक फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग हेल्थ केयर सिस्टम में या फार्मास्यूटिकल मार्केट में नंबर वन फार्मा कंपनी बनना हो सकता है। वो नंबर वन फार्मा कंपनी बनने के लिए क्या किया जाएगा, कौन सी प्रोडक्ट्स बनाई जाएंगी, किस डोजेज फॉर्म की बनाई जाएंगी, किस स्ट्रेंथ की बनाई जाएंगी, एंड किस डिजीज कैटेगरी की प्रोडक्ट्स बनाई जाएंगी, ये सारी की सारी उस ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग में शामिल होगा। इसी तरह एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है, उसकी प्लानिंग में वो कौन से कोर्सेज कंडक्ट करवाएगी, उस कोर्सेज के लिए कौन से स्टूडेंट्स को इनरोल करेगी, ये सारी उसकी प्लानिंग होगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की। ये प्लानिंग करने के बाद फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। कौन काम करेगा, कौन सा शख्स कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा, उस काम को परफॉर्म करने के लिए क्या रिसोर्सेस उसको प्रोवाइड की जाएगी। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद लीडिंग का काम स्टार्ट होता है। एज अ मैनेजर, एज अ टॉप मैनेजमेंट, अपने सबऑर्डिनेट्स को लीड किया जाता है उन गोल्स को हासिल करने के लिए।
डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है कि जी ये डायरेक्शन है हमारी, ये काम हमने करना है, ये गोल्स हमने अचीव करने हैं, ये अचीवमेंट हमारी होनी चाहिए इस साल की, इस क्वार्टर की या 6 मंथ्स की। उन गोल्स को हासिल करने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करना, उनको मोटिवेट करना ताकि लोग वर्क हार्ड कर सकें, स्मार्ट वर्किंग कर सकें और जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए गोल्स सेट किए हैं उनकी तरफ प्रोग्रेस ऑर्गेनाइजेशन की हो सके। देन फोर्थ फंक्शन इज कंट्रोलिंग, जिसमें कि हम मॉनिटर करते हैं परफॉर्मेंस को, कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं परफॉर्मेंस को। जो गोल्स ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किए हैं उसकी कंपैरिजन परफॉर्मेंस की वर्सेस गोल्स वो कंटिन्यूस चलती रहती है। अगर कहीं देखा जाए कि हम डेविएट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है हमारे गोल्स और हमारी परफॉर्मेंस में, तो उसको करेक्ट करने के लिए जो एक्शन ज़रूरी हैं वो एक्शंस लिए जाते हैं एज अ कंट्रोलिंग फंक्शन। राइट जी, फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन गोल सेट करती है कि उसने 10 मिलियन यूनिट्स किसी वैक्सीन के प्रोड्यूस करने हैं इन अ गिवन मंथ, प्लानिंग की और उस प्लानिंग के बाद उसके लिए कौन कौन सी मशीनरीज चाहिए होंगी, मशीनरीज कैसे प्रोवाइड होंगी, कौन उसको जो है वो लीड कर रहा होगा, ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद डेली बेसिस पे देखा जा रहा होगा कि हम अपने जो गोल सेट किया हमने 10 मिलियन वैक्सीन की यूनिट प्रोड्यूस करने का, उसकी तरफ किस पेस से बढ़ रहे हैं। बजाय ये कि लास्ट डे ऑफ द मंथ जाके हम ये देखें कि हमने 10 मिलियन का जो गोल सेट किया था हमने सिर्फ 2 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो उस वक्त उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। जो इनिशियली गोल सेट किया है उसको स्टार्टिंग से लेकर ही उसके ऊपर मॉनिटरिंग रखनी है हमने कि उन गोल्स को हासिल करने की तरफ हम किस स्पीड से बढ़ रहे हैं। हमें सेकंड और थर्ड डे या विद इन अ वीक पता चल जाना चाहिए अगर हम हमारी प्रोग्रेस में कोई लेकिंग आ रही है, तो उसी वक्त हम फाइंड आउट कर दें कि वो किस प्रॉब्लम की वजह से आ रही है। वो इक्विपमेंट की अनअवेलेबिलिटी की वजह है, वो ह्यूमन रिसोर्स उसमें कहीं लेकिंग आ रही है, किसी रॉ मटेरियल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, रेगुलेटरी कोई इशू है, तो उसको उसी वक्त जो है वो आंसर कर दिया जाए, बजाय ये कि पूरा महीना या पूरा साल गुजरने के बाद देखा जाए कि हमने जो गोल सेट किया था उसको हासिल करने में नाकाम है। ठीक है जी, तो ये चार मेन फंक्शंस हैं, इनको मजीद जो है हम वन बाय वन स्टडी करेंगे एज अ सेपरेट टॉपिक। अब ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे होते हैं मैनेजर्स की तरफ से, ये मैनेजर्स की चार काइंड्स बनती हैं मैनेजर्स की में। इसमें से तीन जो है वो मेन काइंड समझी जाती हैं, टॉप मैनेजर, मिडिल मैनेजर और फर्स्ट लाइन मैनेजर। टीम लीडर्स जो है वो कंपेरेटिवली एक नया कंसेप्ट है और जो एज इट इज मैनेजरियल पोस्ट नहीं होती। तीन मैनेजरियल पोस्ट होती हैं अकॉर्डिंग टू काइंड्स: टॉप मैनेजर्स, मिडिल मैनेजर्स एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। टॉप मैनेजर्स जो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल डायरेक्शन है, पूरी की पूरी डायरेक्शन है, उसको सेट कर रहे होते हैं। टॉप मैनेजर्स में सीईओस होते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर्स होते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, कॉर्पोरेट हेड्स वगैरह, ये सब टॉप मैनेजर्स में आते हैं जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजी सेट करते हैं। हाँ, जैसे फर्स्ट लाइन मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के लिए स्ट्रेटजी सेट करता है, अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग करता है, उसको अपने डिपार्टमेंट के लिए जो टास्क मिलते हैं, जो प्लानिंग प्रोवाइड की जाती है, उसके लिए वो ऑर्गेनाइज करता है, चीज़ों को लीड करता है और कंट्रोल करता है। जबकि टॉप मैनेजर्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल स्ट्रेटजी को सेट करते हैं। जैसे अगर हम हमारे इंस्टीट्यूट की अगर एग्जांपल लेना चाहें, तो इसमें हमारे जो वीसीस हैं वो टॉप मैनेजर के लिए में शामिल होते हैं। हमारी फैकल्टी के जो डीन्स हैं वो मिडिल मैनेजर्स में शामिल होते हैं, और हमारे डिपार्टमेंट के जो एचओडीज हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं एक डिपार्टमेंट के, वो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स में शामिल होते हैं।
फर्स्ट लाइन मैनेजर्स वो मैनेजर्स हैं जो कि नॉन मैनेजरियल स्टाफ और मिडिल मैनेजर्स या टॉप मैनेजर्स के दरमियान कांटेक्ट का काम करते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स चूंकि नॉन मैनेजरियल स्टाफ के ऊपर पहली मैनेजरियल लाइन होती है, इसलिए उसे कहते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। और वो अपने डिपार्टमेंट, अपने जो उनके यूनिट्स हैं, अपने जो उनके ऑपरेशंस यूनिट्स हैं, जैसे कि एक प्रोडक्शन मैनेजर अपना जो प्रोडक्शन का उसका यूनिट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोडक्शन ऑफिसर्स, प्रोडक्शन लेबर, पैकेजिंग लेबर, इन सबको वो डील कर रहा होता है। इसी तरह से एक क्यूसी का मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल की डिपार्टमेंट जो है उसका मैनेजर होता है। उसमें जो क्यूसी ऑफिसर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं और दूसरे जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर मौजूद होता है। क्यूसी मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सप्लाई मैनेजर, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, इनके ऊपर फिर एक प्लांट मैनेजर होता है। ये प्लांट मैनेजर या मिडिल मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, रीजनल मैनेजर्स, ये फर्स्ट लाइन मैनेजर और टॉप मैनेजर्स के दरमियान कांटेक्ट का काम करते हैं। और जो टॉप मैनेजर्स स्ट्रेटजीज सेट करते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको ये इम्प्लीमेंट करवाते हैं मिडिल मैनेजर्स। ठीक है। टीम लीडर्स, जैसा कि मैंने कहा कि कंपैरेटिवली नया कंसेप्ट है। इसमें जो नॉन मैनेजरियल ये पोजीशन है, जो वर्क फोर्स हमारे पास मौजूद है, जो वर्किंग यूनिट्स हमारे पास मौजूद होते हैं, उसमें से ही अगर किसी को उस टीम का लीडर बना दिया जाए तो वो टीम लीडर कहलाता है। लेकिन ये डॉक्यूमेंटेड पोजीशन नहीं होती है। किसी भी वक्त किसी भी वजह से आप एक टीम लीडर को चेंज कर सकते हैं, कोई बगैर किसी आर्गुमेंट के, बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के। ठीक है। तो टॉप मैनेजर्स, मिडिल मैनेजर्स, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स एंड टीम लीडर्स, ये काइंड्स हैं मैनेजर्स की। इसमें कोई आपका सवाल है? सर ये जो हमने चार टाइप्स पढ़ी हैं तो इसका यही मतलब हुआ ना कि टीम लीडर्स फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के अंडर काम कर रहे होंगे और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स मिडिल के अंडर काम कर रहे होंगे और मिडिल टॉप मैनेजर्स के अंडर काम कर रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। यूँ समझ लीजिए कि फर्स्ट लाइन जो मैनेजर है, फर्स्ट लाइन जी। मैनेजर फर्स्ट लाइन मैनेजर के अंडर में एक स्पेसिफिक ऑपरेशनल यूनिट मौजूद होता है। जबकि ठीक। जो मिडिल मैनेजर है, मिडिल मैनेजर के अंडर में एक से ज्यादा यूनिट्स मौजूद है। ठीक है ना। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, वो सिर्फ प्रोडक्शन का काम देखेगा, प्रोडक्शन का रिस्पॉन्सिबल है वो। क्वालिटी कंट्रोल वाला क्वालिटी कंट्रोल का रिस्पॉन्सिबल है। पैकेजिंग वाला पैकेजिंग का रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो जनरल मैनेजर है वो पूरे प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो उस प्रोडक्शन वाले से भी रिपोर्ट लेगा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, वो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर भी जनरल मैनेजर है, क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर भी जनरल मैनेजर है या प्लांट मैनेजर है। जैसे अगर एक ठीक है। बैंक की ब्रांच है, एक बैंक की जो ब्रांच है, उस ब्रांच में डिफरेंट स्टाफ काम कर रहा होता है, right? उस ब्रांच का जो मैनेजर है वो फर्स्ट लाइन मैनेजर है, फर्स्ट लाइन मैनेजर। अब एक एरिया में अगर 20 ब्रांचें हैं, राइट, जैसे नाजिमाबाद में 20 ब्रांचें हैं एक बैंक की, उन 20 ब्रांचेस के ऊपर एक रीजनल मैनेजर होगा, वो मिडिल मैनेजर है। इसी तरह पे पूरी कराची की ब्रांचेस के ऊपर एक रीजन नॉर्थ का बन रहा होगा, एक रीजन साउथ का बन रहा होगा, एक रीजन कराची ईस्ट का बन रहा होगा। हर रीजन में 40-40, 50-50 ब्रांचेस मौजूद होंगी। उन रीजन्स के ऊपर फिर जो मैनेजर मौजूद होगा वो टॉप मैनेजर होगा। वो टॉप मैनेजर पूरी कराची की जो ब्रांचेस है बैंक्स की, उन सब के लिए स्ट्रेटेजी सेट कर रहा होगा कि उन्होंने क्या काम करना, किस डायरेक्शन में काम करना, क्या गोल्स उन्होंने अचीव करना। जो मिडिल ठीक है मैनेजर सर। होगा वो अपने रीजन में फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा। टीम लीडर की एग्जाम्पल इस तरह की है कि एक ब्रांच में अगर 30 लोग काम कर रहे हैं तो उन 30 में से आपने फॉर एग्जाम्पल केशियर के अगर 10 लोग हैं कैश डिपार्टमेंट के, तो कैश डिपार्टमेंट के 10 लोगों में से आपने एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि
शाम में बजाय ये कि आप 10 के 10 लोगों से जाके एक एक चीज की रिपोर्ट लें, उन 10 में से कोई एक बंदा उठ के आपको सारी रिपोर्ट दे। दैट इज टीम लीडर। एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव या गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव होने की एग्जाम्पल भी टीम लीडर्स के तरह जो है वो अप्लाई की जा सकती ठीक है। अब मैनेजरियल रोल्स, मिट्सबर्ग एक जो है वो एकेडमिशियन था, उसने ये फिलॉसफी मैनेजमेंट के हवाले से पेश की समवेयर इन 1960s कि अगर हम किसी मैनेजर को ऑब्जर्व करें करीब से कि वो पूरे दिन में किस तरह के किस नेचर के काम कर रहा होता है, तो उसकी सारी एक्टिविटीज को 10 रोल्स में समराइज किया जा सकता है कि एक मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये 10 तरह के रोल्स परफॉर्म कर रहा होता है अपनी डेली प्रोफेशनल लाइफ में। ये 10 रोल्स 3 कैटेगरीज में मजीद कैटेगराइज किए जा सकते हैं। एक इंटरपर्सनल रोल्स यानी कि लोगों से रिलेटेड जो रोल्स है उसमें, दूसरा इंफॉर्मेशनल रोल्स, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वो रोल्स प्ले करता है, और तीसरा डिसीजनल रोल्स। 10 रोल्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू मिट्सबर्ग का जो मॉडल उसने पेश किया था मैनेजरियल रोल्स का, उसके अंदर इसमें से जो इंटरपर्सनल रोल्स है। जी अमजद बोला। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज भाई सबको क्लियर नहीं आ रही है या किसी एक को प्रॉब्लम है? आप देखिए अब ठीक है। मैंने जी सर अब सेट है। तो नेक्स्ट बर्स के जो मैनेजरियल रोल्स हैं, और उसमें जो एक कैटेगरी है हमारे पास इंटरपर्सनल रोल्स, उसमें से एक रोल है फिगर हेड का। फिगर हेड से मीन के एक मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फ्रंट पे रहता है। ठीक है, वो अपनी जिस तरह वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से पहचाना जाता है, इस तरह उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी उस मैनेजर से पहचानी जाती है। ये मैनेजर जो कि फ्रंट में रहता है, ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करने वाले लोगों को विजिट करना मैनेजर का काम होता है, किसी स्टाफ का काम नहीं होता। जी फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई पैकेजिंग मटेरियल आप लेके जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप सेल करें, तो उस पैकेजिंग मटेरियल रॉ मटेरियल के लिए आपको जो सूटेबल बंदा है जिससे आप बात कर सकते हैं वो प्रोडक्शन मैनेजर है। इसी तरह से अगर आप केमिकल्स लेकर जा रहे हैं, ऐसे केमिकल्स जो कि प्रोडक्ट की टेस्टिंग में काम आते हैं, तो वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर उसके बारे में बात करने के लिए ज़्यादा मुनासिब बंदा है एज कम्पेयर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने वाला कोई ऑफिसर या कोई वर्कर, या किसी डिपार्टमेंट में काम करने वाला कोई टेक्नीशियन। मैनेजर जो है वो तमाम तरह की चीज़ों को डील करता है, और एज ए विजिटर मैनेजर ही लोगों को रिसीव करता है ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ सेलिब्रेट करता है, सोशल इवेंट्स को सेलिब्रेट करता है, और डिपार्टमेंट की जो अचीवमेंट हैं, जो सक्सेसेस हैं, उनको सेलिब्रेट करता है। एथिकल गाइडलाइंस अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रेजेंट करता है कि काम करने के जो सही तरीक़ेकार हैं, जो उसूली तरीक़ेकार है, और एथिक्स में रहते हुए किस तरह से काम किया जा सकता है, इनके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को। जो कंपनी है एक मैनेजर की, उसको कम्युनिटी में रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और अगर कहीं नई फैसिलिटीज़ कहीं ओपन हो रही होती है तो उन फैसिलिटीज़ की ओपनिंग भी करता है, और स्पीकिंग भी वहाँ पे स्पीचेस वगैरह भी वही मैनेजर वहाँ पे प्रेजेंट करता है। तो इन तमाम रोल्स के तहत एक मैनेजर फिगर हेड के तौर पर काम कर रहा होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और ये फॉल करता है इंटरपर्सनल रोल्स में, क्योंकि लोगों से रिलेटेड है, लोगों से रब्ते करने और लोगों से डील करने के हवाले से। दूसरा रोल है जी लीडर का। अमूमन जो मैनेजर होते हैं वो डेली बेसिस के जो ऑपरेशन होते हैं उसमें डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व नहीं होते। एक प्रोडक्शन मैनेजर कभी आपको
फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो खुद कभी किसी पंचिंग मशीन पे नहीं खड़ा हुआ होगा या खुद कभी पूरा दिन किसी कैप्सूल फिलिंग मशीन पे नहीं गुजारेगा, बल्कि वो ये सारे काम करवाने के लिए लीड करता है, ऑर्गेनाइज करता है लोगों को। एज अ लीडर उसका ये काम होता है कि वो इन्फ्लुएंस करता है दूसरों, उसका इन्फ्लुएंस उसके सब ऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है और इंकरेज करता है वर्कर्स को कि वो जो टास्क उनके लिए सेट किए गए हैं उन टास्क को वो अचीव करें। एज अ लीडर, एज अ लीडिंग पोजीशन, एक मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है अपने सबऑर्डिनेट्स के एक्शंस के लिए। जो भी सबऑर्डिनेट्स के एक्शंस हैं अच्छे हैं या बुरे हैं, अगर अच्छे एक्शंस हैं तो ऑब्वियसली वो उनके साथ उसको सेलिब्रेट करता है, और अगर बुरे एक्शंस हैं तो उसके लिए एज अ लीडर मैनेजर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी वजह से अगर आपके किसी यूनिट में अगर एक्शंस अच्छे नहीं है, बिहेवियर अच्छे नहीं है, एटीट्यूड अच्छे नहीं है, तो एज अ मैनेजर हमें ये सोचना होता है कि इन चीज़ों को किस तरह से हम करेक्ट उसको कर सकते हैं। राइट जी। तो मैनेजर अगर टॉप पोजीशन पे है, मिडिल पोजीशन पे है या फर्स्ट लाइन पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन में उसके अंडर में लोग काम कर रहे होते हैं, उन लोगों को सेंस ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड करना और काम करने का पर्पस प्रोवाइड करना एज ए लीडर मैनेजर काम कर रहा होता है। ये सारी एक्टिविटीज उसका उसका रोल बनाती है एज ए लीडर। थर्ड इंटरपर्सनल रोल इज लाइजन डेवलपमेंट। एक मैनेजर पॉलिटिशियन की तरह जो है वो काम कर रहा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो लाइजन डेवलप कर सके इमीडिएट यूनिट्स के साथ भी और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी। ये रिलेशनशिप जो है जो मैनेजर का एक रिलेशनशिप बनता है, नेटवर्क उसका बनता है, वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी ऑर्गेनाइजेशन को हासिल करने में उसको हेल्प आउट करता है, और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी उसको हेल्प आउट करता है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो मकासद है उनको हासिल करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रोडक्शन मैनेजर और मुझे कोई एक टास्क मिला किसी तरह से प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का, या फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसमें एकदम से शूट हुआ, एकदम से वो इंक्रीज हुई है, और अब मैंने ये देखा कि जो एक महीने में मैंने प्रोडक्शन निकाल के देनी है, वो जो डेली रूटीन वर्किंग है हमारी उसमें नहीं निकाली जा सकती। ठीक है, उसके लिए मैंने ये कैलकुलेशन की, मैंने ये डिसाइड किया कि अगर हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ एक हफ्ते तक 1 आवर एक्स्ट्रा काम करेगा, शाम में 1 आवर तक कंटिन्यूस मशीन को रन कर देगा, तो जो प्रोडक्शन का हमारा डिमांड इंक्रीज हुई है उसको मैं मीट कर सकता हूँ आसानी से। राइट, ये मैंने डिसीजन ले लिया एज अ मैनेजर, मेरे सबऑर्डिनेट्स ने भी इससे एग्री कर दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर 1 आवर एक्स्ट्रा कंपनी में प्रोडक्शन यूनिट चलेगा तो उसको सपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट की भी नीड चाहिए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की भी सपोर्ट उसमें चाहिए। राइट, अब अगर मेरा लाइजोन अच्छा होगा दूसरे यूनिट के साथ, इंजीनियरिंग यूनिट के साथ, तो वो मेरे इस डिसीजन को सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज वो ये कह सकते हैं कि जी आपका काम है, आप 1 घंटा रुके या 10 घंटे रुके, हमें आपको टेंशन देना। जी नेहा, अनुभव बोला। सर लाइजन इटसेल्फ क्या मीनिंग होती है इसकी? लाइजन के इटसेल्फ जो मीनिंग है वो एक तरह से आपका रवाबित, उर्दू में कह सकते हैं कि एक रवाबित रखने का, एक जो प्रोफेशनल डीलिंग्स हैं उसमें एक रेस्पेक्ट शामिल हो, पर्सनल रिलेशनशिप की ब्रांड समझ लें आप प्रोफेशनल रिलेशनशिप के साथ। मैनेजमेंट पोजीशन में हम इसको ये कह सकते हैं कि ये पर्सनल रिलेशनशिप का ब्रांड है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ। यानी कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो बीइंग अ प्रोडक्शन मैनेजर, आपका क्यूसी मैनेजर से किसी तरह का कोई जाति रिलेशनशिप तो है। ठीक है, वो अपनी जगह अपने डिपार्टमेंट का मैनेजर है, आप अपनी जगह अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर।
लेकिन अगर किसी बात में, किसी डिसीजन में वो आपको सपोर्ट करता है इस वजह से कि आपकी उससे बातचीत अच्छी है, आपके उससे रिलेशनशिप अच्छे हैं, जो डेली बेसिस पे इंटरेक्शंस हैं, उन इंटरेक्शंस में रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप का जो एलिमेंट है वो शामिल है। बाकी जो उसके एग्जैक्ट जो डिक्शनरी के मीनिंग है उसको आप चेक कर दीजिएगा क्या है। Okay, sir. Thank you. जी अमजद, आप जी अमजद। सर ये तो पहले वाला हाथ है, पहले मैंने उठाया। अच्छा, ये पहले वाला ही है। आई तो उसको इसी का। ठीक है, ये तो इस तरह से ये लाइजन क्रिएशन जो है वो मैनेजर को अपनी काम निकलवाने में हेल्प आउट है। देन इंफॉर्मेशनल रोल्स, मैनेजरल रोल्स में इंफॉर्मेशनल रोल्स में एक रोल है मैनेजर का मॉनिटर करना। मॉनिटर करना इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेटा ये सजेस्ट करता है कि जो मैनेजर्स का 40% टाइम है, मैनेजर्स की वर्किंग का 40% टाइम स्पेंड होता है इंफॉर्मेशन लेने में और इंफॉर्मेशन देने। वो इंफॉर्मेशन अपने सबऑर्डिनेट्स को देता है, वो इंफॉर्मेशन अपने सबऑर्डिनेट्स के थ्रू कस्टमर्स को देता है, मार्केट से इंफॉर्मेशन हासिल करता है, स्टेक होल्डर्स से इंफॉर्मेशन हासिल करता है, मीडिया से इंफॉर्मेशन हासिल करता है, और इस इंफॉर्मेशन को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है कि कोई इंफॉर्मेशन किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को इम्पेक्ट कर सकती है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सोशल मीडिया में या किसी प्रिंट न्यूज़पेपर में हमारी किसी प्रोडक्ट के हवाले से एक न्यूज़ चल पड़ती है, एक न्यूज़ चलती है कि जी ये फला प्रोडक्ट जो है वो सीवियर किस्म की लीवर टॉक्सिसिटीज काज करती है, सीवियर किस्म की लीवर डैमेज करती है। इस तरह की जब इंफॉर्मेशन मार्केट में निकल पड़ी और किसी को पता ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में से कि ये बात चल रही है मार्केट में, तो उस पर कोई क्या एक्शन लेगा, किस तरह से उसको काउंटर करेगा, पर्टिकुलरली अगर वो फेक न्यूज है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन मार्केट में पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरीके से क्रिएट होना, या ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन के ऊपर नजर रखना कि कोई इंफॉर्मेशन किस तरह से बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रही है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी अगर कोई सिर्फ रैंक करने के चक्कर में या ऐसी होती है टिकटॉक की वीडियोस बनाने के चक्कर में किसी तरह से कोई प्रोडक्ट की रेपुटेशन को खराब नहीं कर रहा, इन सारी इंफॉर्मेशन के ऊपर मैनेजर ने मॉनिटर करना। राइट। नेगेटिव इंफॉर्मेशन भी, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन भी, यूजफुल इंफॉर्मेशन भी, और ऐसी इंफॉर्मेशन भी जो किसी तरह से डैमेज कर सकती हो ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉयज को, इस तरह की इंफॉर्मेशन को फिर रोकना, उसके लिए काउंटर इंफॉर्मेशन क्रिएट करना, ये काम होता है मैनेजर। जी, तो डिससेमिनेटर का रोल भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। बात सिर्फ इतनी है कि जो इतनी 40% तक टाइम जो वो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड यूटिलाइज कर रहा है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन मार्केट में क्रिएट हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जनरेट हो रही होती है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन जनरेट हो रही होती है। उसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कौन सी इंफॉर्मेशन है जो एज अ फर्स्ट लाइन मैनेजर आपने मिडिल मैनेजर तक पहुंचानी है, या एज अ मिडिल मैनेजर आपने टॉप लाइन तक पहुंचानी है, और अपने सबऑर्डिनेट्स तक भी कौन सी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है, कौन सी इंफॉर्मेशन को पहुंचने से रोकना है। ये डिससेमिनेटर यानी कि एज अ फिल्टर के तौर पे मैनेजर काम कर रहा होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कितनी जल्दी आगे पहुंचनी चाहिए, या किस इंफॉर्मेशन के लिए कोई काउंटर नैरेटिव क्रिएट करना चाहिए, या किसी और तरीके से उस इंफॉर्मेशन को रोकना चाहिए, या आगे उसको जाने की किसी तरह से जरूरत नहीं। ठीक है।
तो कंपनीज की जो डायरेक्शन सेट हुई हुई होती है, टॉप मैनेजर्स जो डायरेक्शन सेट करते हैं कंपनी के लिए, वो इंफॉर्मेशन अपने सबऑर्डिनेट्स तक पहुंचाना, एज अ डिससेमिनेटर के तौर पे मैनेजर ये काम करता है। स्पेसिफिक टेक्निकल इश्यूज जो प्रोडक्शन के दौरान आ रहे होते हैं या किसी भी तरह की सर्विसेज के दौरान जो टेक्निकल इश्यूज आ रहे होते हैं, उन टेक्निकल इश्यूज को हैंडल करने के लिए, ओवरकम करने के लिए जो इंफॉर्मेशन है उसको भी डिससेमिनेट करता है। इसके साथ साथ वन टू वन इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस अपने एम्प्लॉयज के साथ करता है। तो उस वन टू वन कन्वर्सेशन में भी क्या इंफॉर्मेशन उसको होल्ड करनी है और क्या इंफॉर्मेशन किसी एम्प्लॉय को देनी है, एज अ डिससेमिनेटर ये काम करता है। इंफॉर्मेशन में ही एज अ स्पोक्स पर्सन, जिस तरह से कि कोई डेवलपमेंट किसी कंट्री के लिए बात करता है दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर, इसी तरह से एक मैनेजर अपनी कंपनी के लिए डेवलपमेंट का रोल प्ले करता है। अपनी कंपनी को किसी एक स्पेसिफिक जो इंफॉर्मेशन है या कोई स्पेसिफिक सिनेरियो है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन बाहर मीडिया के साथ और शेयर होल्डर्स के साथ प्रेजेंट करता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च की जा रही है, तो उस प्रोडक्ट की रिसर्च किस माहिल में पहुंची है, कितनी सक्सेस उसकी आ रही है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में एक एक बंदे से पूछेंगे तो ऑब्वियसली हर किसी का अपना अपना उसमें नेगेटिव होगा, अपनी अपनी वो बात कर रहा होगा। इससे ज़्यादा बेहतर होता है कि एक मैनेजर उसके लिए स्पेसिफिक मौजूद हो, जिसको कि पता हो कि किस सवाल के जवाब में क्या बात करनी है या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कितनी इंफॉर्मेशन बाहर मीडिया में पहुंचा। ठीक है जी। जैसे कि समवेयर इन 2011 एक इंसिडेंस एक लोकल फार्मा का हुआ था, जिसमें एक कार्डियक प्रोडक्ट में पंजाब में कोई हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स उससे एक्सपायर हो गए थे एज एन एडवर्स इफेक्ट, कंटामिनेशन उस प्रोडक्ट में आई थी। तो उस कंपनी, जब ये इतना बड़ा इंसिडेंस हुआ, हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स जो है वो कार्डियक पेशेंट्स उससे इंतकाल करके, तो शेयर होल्डर्स, मीडिया और दूसरे जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के एक एक बंदे से उसकी वजूहत नहीं पूछ रही होंगी। पहले मैनेजर उस केस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का इस केस में क्या स्टैंड है। तो ये उसका रोल होगा एज ए स्पोक्सपर्सन। ठीक, तो यहाँ तक किसी के कोई सवाल है तो अदरवाइज हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास चंद मिनट रह गए। चलें जी, तो अच्छी न्यूज़ आपके लिए ये है कि अब हम अटेंडेंस नहीं ले रहे होंगे। वैसे मैं आज ले लेता हूँ, लेकिन शायद हम आइंदा ना ले लें। आप जानना चाहेंगे क्यों हम अटेंडेंस नहीं ले रहे होंगे? जी सर बताएं। जी, इसलिए कि शायद हम इंटरैक्टिव सेशन अब कर ही ना रहे हो अगले हफ्ते से। जी सर, मंडे से स्टार्ट हो गया है नोटिफिकेशन। जी हाँ, मंडे का नोटिफिकेशन भी है, लेकिन उसमें ये है कि आपकी क्लासेस जो अभी तक मेरे सामने सिनेरियो है, उसमें आपकी क्लासेस एक दिन होंगी ऑन कैंपस। सर पूरे हफ्ते में एक दिन होगी या मतलब एक दिन जाएंगे एक दिन नहीं जाएंगे? ये भाई पूरे हफ्ते में एक दिन होगी। अब उसके बाद ये चॉइस आपके ऊपर है कि बाकी दिनों की जो पॉलिसी है उसमें पॉलिसी के तहत आपको मिलने हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स बाकी दिन। फिर एक दिन आपकी हमारी मुलाकात होगी ऑन कैंपस फॉर 60 मिनट्स। ठीक है जी, तो आप चॉइस आपके पास है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स की तरफ जाएंगे या इंटरेक्टिव की तरफ जाएंगे। इंटरेक्टिव के लिए ऑब्वियसली कोई हमारे पास शेड्यूल मौजूद नहीं होगा, क्योंकि ये शेड्यूल जो है फिर वो एक्सपायर हो जाएगा।
ठीक है, ये एक दिन आपकी क्लास होगी और जिस जिस वीक में आपकी लैब होनी होगी उस वीक में 2 दिन जाना होगा, यानी कि वो एक वीक ऐसा होगा जिसमें एक दिन से ज़्यादा आपको जाना होगा फॉर द पर्पस ऑफ लैब, अदरवाइज सिर्फ एक दिन आपने जाना होगा। अभी तक का सिनेरियो ये है और ये चेंज भी हो सकता है, कोई पता नहीं है अनसर्टेनिटीज का। चेंज किस हवाले से होगा, मतलब इसमें कोई इम्प्रूवमेंट आएगी या फिर मतलब वापस ही जाना पड़ेगा, फिर हमें वापस आना पड़ेगा, छुट्टियां खत्म हो जाएंगी? देखिए, जो गवर्नमेंट ने जो जिस कंडीशंस पे अलाउ किया है फेस टू फेस क्लासेस के कंडक्ट करवाना, उसमें ऑब्वियसली सारे लोगों की क्लासेस हो नहीं सकती और एक वक्त में सबकी नहीं हो सकती, इसलिए एक वक्त में एक क्लास जो है वो आ रही होगी कैंपस पे, राइट जी। उसमें उसके जो थ्योरीज के फेस टू फेस सेशन है वो कंडक्ट किए जा रहे होंगे थ्योरी के। अभी तक कि अगले जो हमारे पास बड़ी ईद है, बड़ी ईद तक का सिनेरियो ये नज़र आ रहा है कि आपका ऑन कैंपस एक्टिविटीज़ होंगी, आल्दो कि बहुत लिमिटेड होंगी, लेकिन होगी। अब उसके बाद की चीज़ों पे कंट्रोल तो किसी का नहीं है, कोई अचानक से कोई और पॉलिसी आ जाए, कोई लॉकडाउन आ जाए तो भाई कुछ भी हो सकता है। हो सकता कोई है आप, नया कोरोना भी आ सकता है सर। हाँ, कोई नया स्ट्रेन आ जाए, भाई कुछ भी हो सकता चलें सर, सही है, शुक्रिया सर। है। Alright। चलिए, तो हम दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं, ये बंद होने वाला चंद सेकंड रह गए हैं हमारे पास।